हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सर, मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस 1 साल के बारे में आप? मैं जब से मैं होश संभाला है मैंने, और गुर्बत गरीबी, एक पुजारी का लड़का मैं, सब कुछ देखा है मिट्टी के घर से। सपना ये नहीं सोचे थे कि मेरे गांव में कभी सड़क बनेगी, कभी सोचे नहीं थे बिजली आएगी, या मेरी माँ जो खेत खलियान में जाती थी शौच के लिए, मेरी माँ को शौचालय मिलेगा, या मेरी माँ को ईंधन में जो फूंक के खाना रोटी बनाती थी वहाँ पे सिलेंडर मिलेगा। 2014 में मसीहा के रूप में ये आए, प्रभावित किए। हम तो सिनेमा में थे, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त था, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी ऐसी बदली, गांव देहात की, किसानों की, इसकी सपने लोगों के पूरे होने लगे। गरीबी से किसानों को पेंशन, बीमा, शौचालय, सिलेंडर, माता बहनों को मुफ्त में मकान, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाने लगे। हम प्रभावित होकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आज हम सांसद हैं गोरखपुर से। इनकी फिर जब इनके साथ, जब इनके आदेश निर्देश के अनुसार हम काम करने लगे, पार्लियामेंट में जब इनका आशीर्वाद मिला, मुलाकात हुई, और जैसे इनका युद्ध स्तर पे काम, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने देखा, वो था 370 कश्मीर को आज़ाद करना, तिरंगा फहराना, ट्रिपल तलाक, राम जन्मभूमि जिसकी 500 साल से लड़ाई चल रही थी। ऐसे कठोर नियम और ऐसे नियम को लागू करने का जज्बा और वो जिगर जिसको कहते हैं, एक निस्वार्थ त्यागी कर सकता है, एक जो मां भारती से प्रेम करता है। ऐसा ही त्यागी हो जिसको स्वयं कुछ नहीं चाहिए, उस धरती की सेवा जहां पर उसने जन्म लिया, उस तिरंगे की सेवा। वैसे प्रधानमंत्री का मैं सपना सुनता था, या ऐसे बारे में हम लोग सुनते थे, और वो हमको प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी मिले, और मेरा सौभाग्य कि मौका मिला। और उसके बाद देश की तरक्की, और जब मैं विदेशों में पहले जाता था, और विदेश में भारतीयों को जैसे नीच स्तर से देखा जाता था, नीचे स्तर से, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में भारत को सम्मान दिलाना, एक स्टैंडिंग करना, और विश्व के बड़े बड़े सम्मान पद उनको मिलने लगे और उनको सारे पदक मिलने लगे। तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा भारत अलग जगह। कंप्यूटराइज करना, डिजिटल, आज यही श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की वजह से 10% जो शहरों के लड़के बच्चे डिजिटल नेटवर्क सेवी हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क का, उससे ज़्यादा अब देहात में कर रहे हैं। ग्रामीण में ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ये श्रद्धेय प्रधान। नहीं तो ऐसा लगता था कैशलेस वर्ल्ड कैसे होगा, ये कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, जूम मीटिंग कैसे होगी, डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, कैसे स्वच्छ भारत बनेगा। इन्होंने सब कर दिखा। ये जो जो बोलते थे, इनकी कथनी और करनी में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के कभी अंतर नहीं आया, और देश शक्तिशाली बनता गया। और 2019 में प्लानिंग ही थी देश को एक उछाल मारने की, तब तक ये कोरोना आ गया। सर, ये जो विपक्ष है बार बार मोदी जी के, आपके 370 का विरोध करी, इन्होंने आपके किसानों के खातों में जो पैसा आप भेज रहे हैं लगातार, उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोधी 6 साल बाद, 6 साल जो पिछला कार्यकाल का लिया जाए और 1 साल ये 6 साल पूरे किए हैं आप लोगों ने, इसके बाद भी विरोधी विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, देश में, पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति बता दीजिए जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह ले सके। एक विरोधी बता दे कि ये 137 करोड़ की आबादी को कोरोना की इस महामारी में बचा ले जाता। क्या उनकी दूरदृष्टि या उनकी सही वक्त पे लॉकडाउन, आज जो 137, देखो मृत्यु दुखद होती है, 5000 मृत्यु हो गई है, लेकिन 137 करोड़ की आबादी में कितनी मृत्यु हो जाती जैसे विपक्षी, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां की आप हालत देख लीजिए। जिन लोगों ने अपने अहम में इनकी बात नहीं मानी, केंद्र सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की बात को नहीं माने, वहां की दुर्दशा देख लीजिए आप। एक विरोधी दल का एक नेता हमको बता दे कि मैं इनकी जगह ले लूंगा,
मुझे प्रधानमंत्री बताइए बताइए। न विचार, न दूरदृष्टि, न वो त्याग, न वो निस्वार्थ भाव से सेवा, जो अपने परिवार के लिए भी सब कुछ त्याग दिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं बनाए। ऐसे व्यक्ति पर भी आरोप लगाने से ये लोग बाज नहीं मार रहे हैं। ये लोग मतलब कुछ चंद हेडलाइन करने के लिए विरोधियों का काम ही है। लेकिन एक बात बता दें आपको एएनआई के माध्यम से, दूर दूर तक इस देश में एक भी विरोधी दल का नेता आने वाले समय में प्रधानमंत्री का ना चेहरा बन सकता है, ना वो शक्ति रखता है, ना वो क्षमता रखता है, ना वो बुद्धि रखता है। यह आप लिखित ले लीजिए, ये मेरी वाणी है और इसमें सत्य है। और मैं कलाकार आदमी, देखिए मैं पहली बार का सांसद हूं, मेरे में भी बहुत खामियां हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन इतना अंदाजा तो लगता है कि आज मैं अपना सब कुछ सर्वस्व छोड़ के यहां सेवा भाव से आया हूं। तो कुछ तो बुद्धि है हमारे में। एक भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना रचने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जहां 1 लाख लोगों का परिवार चलता है, तो कुछ तो बुद्धि हम जमीन से रेंग कर ऊपर आए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, कोरोना काल में भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसकी भरपाई आने वाले कितने दिनों में आप लोग कर पाएंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? भोजपुरी सिनेमा की कमर टूट गई है, हिंदी सिनेमा की भी कमर टूट गई है। देखिए बहुत सही बताया हम एएनआई के माध्यम से कि अभी फाइनेंसेस हम लोगों को मिलेंगे नहीं, सारी सुविधाएं कैसी होगी, नॉर्म्स क्या होंगे, 200-300 लोग एक साथ काम करते हैं, कैसे हम काम कर पाएंगे, हीरो हीरोइन कैसे डायलॉग्स बोल पाएंगे, कैसे सॉन्ग कर पाएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम लोगों के सर पर इस वक्त बहुत सारी चिंताएं, कैसे फाइनेंस जुगाड़ कर पाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, वो कैसे उभरेगी ये बहुत चिंता का विषय है। 1 लाख लोगों का परिवार जीता था, बहुत दुखद समय से सब गुजर रहे हैं। इससे उभर पाना, सरकार से हम चिट्ठी लिखें हम सरकार से, क्योंकि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को, ये समाज को कुछ खड़ा करने की कोई मदद मिल जाए। कैसे भी, जैसे महाराष्ट्र सरकार मराठी सिनेमा को खड़ा कर रही है, तो आज मैं एएनआई के माध्यम से अपने सरकार को चिट्ठी भी लिखी और स्वयं भी बोल रहा हूं कि कैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री की कुछ मदद हो जाए, दोबारा हम लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएं, और ये जो हमने इतनी मेहनत करके इंडस्ट्री की रचना रची है, ये दोबारा से इंडस्ट्री अपने पैर पर आ जाए। क्योंकि अब सिंगल स्क्रीन थिएटर खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं, कैसे लोग जिएंगे खाएंगे, पर डे वाले एक्टर कैसे जिएंगे, वो लाइटमैन कैसे जिएगा, स्पॉट बॉय जो रोज़ कमाता खाता था, रोज़ शूटिंग से पैसा पाता था, कुछ कलाकार कुछ पैसा कमाए होंगे, लेकिन उसके पीछे जो पूरी फौज है वो हिंदी इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, केरला, मलयालम, भोजपुरी, वेब सीरीज, टेलीविज़न सीरियल सब पर लागू होता है कि कुछ चुनिंदा जो चेहरे आगे हैं वही लोग कुछ पैसा कमाएं, बाकी जो पीछे पूरी जो टीम है, जो पर्दे के पीछे जिनको कहा जाता है, उन लोग बहुत बुरी तरह मार खाए हैं। और उनका, मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी उठाई थी, ये आवाज़ कलाकारों की। और जैसे हर विधा के कलाकार, अगर कोई सिंगर है तो उसके पीछे जो तबला वादक है, वो म्यूजिशियन टीम, वो डांसर टीम, वो फाइटर टीम, बहुत दुखद समय से सब गुजर रहे हैं। कैसे लॉकडाउन खत्म होगा, कैसे दोबारा रिवाइव होंगे, कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे दोबारा किराया भरना, ये भरना, उनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं। नहीं, इन समस्याओं के साथ साथ महाराष्ट्र फिर से फिल्म जगत को रिवाइव कर रही है, छूट देने की पे विचार कर रही है, तो क्या ये ठीक रहेगा? अगर नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। देखिए कुछ तो नॉर्म्स दे के, सोशल डिस्टेंसिंग की, भैया ये कपड़ा पहन के आए हो शूटिंग पर, ये कपड़ा उतार के प्रोड्यूसर दूसरा कपड़ा दे, सैनिटाइज हो, पूरा सैनिटाइज की मशीन हो, एक टनल बने, दोबारा हो, हाथ में सब ग्लव्स पहने, जो चाय सर्व करने वाला और ट्रॉली से ले जाके रख दे, सब लोग अपनी चाय खुद उठाएं, भोजन देने वाला रख दे, या अपना स्वयं का भोजन, मेकअप एक्टरों को स्वयं करना पड़े। प्रिकॉशंस के साथ हाँ, अपना, अब हर कलाकार को मेकअप मुझे लगता है स्वयं करना पड़ेगा। अब चाय वगैरह खुद लेनी पड़ेगी, पानी वगैरह स्वयं उठाना होगा, अपना झोला बैग खुद उठाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, तब हम लोग शायद शूटिंग की ओर बढ़ पाएंगे।
दरभंगा की बेटी ज्योति से अभी आपने बात किया, क्या कुछ आपकी तरफ से उनको ऑफर किया गया, क्या कुछ आपको जवाब मिला? पहले तो हम बच्ची को जनवाए कि हम कौन हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में आवाज़ पहचानी हमारी, बोले आपकी आवाज़ तो चिन्ह तड़े नाम। हम बोले हाँ ये बच्ची हम भोजपुरिया हीरो रवि किशन। बोले हाँ भैया का हाल बा? हम बोले तो का करूँ? बोला हम हीरो भी है, सांसद है, का करी तोरा खातिर? तू इतना गर्व बना दिले बाड़ू की डोनाल्ड ट्रंप की धर्मपत्नी भी ट्वीट करनी पूरा देश तार मदद करा था, हम का कर सकी ना? तो हमके कुछ ना भैया, सिनेमा में तो ना काम करब, हम पढ़ाई करीला। लेकिन एक बात बताई भैया, बोले का? हमको आपका दर्शन करना, आप हमरे गांव आओ, दरभंगा से 18 किलोमीटर है। हम बोले ठीक बा बच्ची, हम तेरे गांव आ जाएंगे। तो वही बड़ी प्रसन्न हुई हमारी आवाज़ सुन के कि आपका फ़ोन आ गया, हम बहुत भोजपुरी पिक्चर देखे हैं। तो अब तो आपकी तरफ से क्या ज्योति को फिल्म के लिए ऑफर किया गया था? हम बोले जो आपको सिनेमा करना है या आपको पढ़ाई करना है, आपको जौन मन है, आपके ऊपर बायोग्राफी बना दें। अगर आपके ऊपर कहानी भी बनती है सिनेमा में, वो बहुत सुंदर कहानी होगी और पूरा देश देखेगा कैसे एक बच्ची अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर गई। और एक बहुत बड़ी सीख होगी कि मजबूरी में कभी कभी आदमी सरकार को देखता है, राज्य सरकार को देखता है, सांसद विधायक को देखता है, आपने किसी को नहीं देखा, आप स्वयं अपने पिता को ला दी। जैसे हम लोग स्वयंभू बने, इसको स्वयंभू कहते हैं, और आप खुद ही चल गई अपने पिताजी को लेके। तो आप एक गर्व बनेगी, ये नहीं कि मुझे इसकी मदद चाहती तो आप किसी भी व्यक्ति को सड़क पे भी मदद ले सकती, रोक जाती। सरकार ट्रेन बस सब मुहैया करवा ही रही थी आपको, लेकिन आप इंतज़ार नहीं किया और आप चिंता में अपने पिता प्रेम में। एक पुत्री पिता से हमेशा, मेरी 3 पुत्रियाँ हैं, मुझे पता है कि पुत्री कितने करीब होती है एक पिता के और कितना प्रेम करती है, और वो चिंता में अपने पिता को लेके आ गई। इस पर एक कहानी भी बन सकती है, तो बायोग्राफी भी बन गई। ये भी ऑफ़र किया हम कि एक बायोग्राफी बन जाए इनके ऊपर, और बड़ा मन है हमको कि इन पर एक भोजपुरी सिनेमा बने तो पूरा बिहार के लिए गर्व होगा। और पूरा भोजपुरी ऑडियंस वहाँ बिहार में बहुत बड़ा है।